मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। जब मैं क्लास 9 में था तो रात को अपने टीचर के घर पढ़ने जाता था। वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और उनका नाम मास्टर अशरफ साहब था। एक दिन मैं मास्टर साहब के पास गया तो बिजली चली गई। उन्होंने लालटेन लगा ली, क्योंकि अक्सर हम लालटेन में पढ़ते थे, और मुझे कहा कि लॉगरिदम निकाल लो। लॉगरिदम का नाम सुनकर मेरी चीखें निकल जाती थीं और मैं सोचता था कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने लॉगरिदम्स बनाए। मैं आपको लेके चलता हूँ 16वीं सदी में। 16वीं सदी से पहले इंसान जब भी बहरी जहाज़ों में सफ़र करता था तो अक्सर गुम हो जाता था। इंसान को ये समझ नहीं आती थी कि वो अपने रास्ते कैसे ट्रैक कर सके, क्योंकि अगर वो रास्ते से ज़रा भी हटता था तो जहाज़ किसी चट्टान से, पहाड़ से टकरा जाता था या वो रास्ता भूल जाते थे। इसके लिए इंसान ने एक आला बनाया और इस आले का नाम है सेक्सटेंट। ऑप्टिकल डिवाइस है। ये एक ऐसा आला है जिससे हम एंगल नापते हैं सूरज से, और फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिरर हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, और यहाँ पर सूरज है। तो जैसे मैं इसको मूव करूँगा सूरज का इमेज इस मिरर पर रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगा तो हमारी तरफ, हमारी आंख में एक आई पीस के ज़रिए वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ से मेरे पास समंदर का होराइज़न, जहाँ तक पानी है, वो मुझे नज़र आ रहा है। तो मेरे पास 2 किस्म के इमेज आएंगे, सूरज का इमेज भी आएगा और पानी भी आएगा। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकें कि अब हम सूरज को पानी की सतह पर फोकस कर रहे हैं। तो सूरज आसमान में था, लेकिन जैसे जैसे हम सेक्सटेंट हिलाते हैं तो सूरज ऊपर नीचे, लेफ़्ट साइड, राइट साइड की तरफ मूव करता है। मसलन यहाँ पर मुझे होराइज़न नज़र आ रहा है। जब ये होराइज़न मैंने फोकस कर लिया तो अब मैंने क्या किया, सूरज को होराइज़न पर लाना शुरू कर दिया, और वो इस एंगल को चेंज करके, और इस एंगल को हम चेंज करते हैं जब हम इस स्लाइडर को मूव करते हैं। तो इस तरीके से सेक्सटेंट का इस्तेमाल किया जाता था और हम अपने एंगल्स नोट कर लिया करते थे। तो जब भी कोई ट्रैवल करता था जहाज़ों में तो वो सेक्सटेंट के ज़रिए अपनी लोकेशन बार बार लेता जाता था और उसको एक पेपर पर प्लॉट भी करता था। उसके साथ साथ अगर सूरज मौजूद नहीं था तो हम चांद के ज़रिए भी अपनी लोकेशन ले लेते थे, और रात को भी ऐसे ही करते थे। अब हमें एक मुश्किल पड़ी, और वो मुश्किल ये कि हम क्लॉक्स और सेक्सटेंट की मदद से बहुत ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन उस डेटे को बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता था, और जब मल्टीप्लिकेशन करते थे तो उसमें अमूमन गलती हो जाती थी। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस किया एक मैथमेटिशियन ने जिसका नाम था जॉन नेपियर। 1616 की बात है, और जॉन नेपियर जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 20 साल ज़िंदगी के सर्फ किए एक ऐसा टेबल बनाने में जिसके ज़रिए वो मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकें। और वो मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान बना सकते थे? उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा टेबल बनाएंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी और डिवीजन सब्ट्रैक्शन में बदल जाएगी। है ना मज़े की बात कि आपको जहाँ बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ें वहाँ पर आप सिंपल उनको ऐड कर लें। उन नंबर्स को तो नहीं, लेकिन कुछ और नंबर्स को ऐड कर लें, और जहाँ पर आपको डिवीजन करनी पड़े बड़े बड़े नंबर की, वहाँ पर आप कुछ नंबर्स सब्ट्रैक्शन कर लें। और इस चीज़ के लिए बनाया गया लॉगरिदम, क्योंकि लॉगरिदम अगर आपने a मल्टीप्लाइड बाय b का लॉगरिदम लिया है तो वो बराबर होगा a के लॉग प्लस b के लॉग का। तो आपने मल्टीप्लिकेशन की जगह एडिशन ले आए, और अगर आपने a डिवाइडेड बाय b इनकी रेशियो का लॉग लिया है तो अब वो बराबर होगा a का लॉग माइनस b का लॉग। लेकिन सवाल ये है कि हमें लॉग ए और लॉग बी कैसे पता चलेगा, और उसके लिए जॉन नेपियर ने बनाया लॉग टेबल।
लॉग टेबल के ज़रिए हम मुख्तलिफ नंबर के लॉगरिदम्स निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, तो आप लॉग टेबल में चले जाएं और वहाँ पर 2 देखें, वहाँ पर 2 के अगेंस्ट आपको नंबर नज़र आएगा 0.301, तो वो 0.301 यहाँ पर लिख लें। और अब 3 की जगह आप देखें क्या नंबर है, 3 की जगह 0.47 है, 1 है, तो अब वो 0.471, अब 0.471 आप यहाँ पर लिख लें और इनको ऐड कर दें। जब आपने ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया 0.778, और इसको दोबारा इस टेबल में देखिए 0.778 किसके सामने आ रहा है, 6 के सामने आ रहा है, तो आंसर आपका 6 है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन किया और आंसर आपके पास 6 आ गया। तो इस तरीके से हम बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते थे। मैंने आपको यहाँ पर लॉग्स के मुख्तलिफ ग्राफ दिखाए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लॉग बेस 2 का है, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉग ई है, इसी तरीके से लॉग 10 है। मेरे पास यहाँ पर नंबर्स हैं जिनके हम लॉग लेते हैं और यहाँ पर लॉग की वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं लॉग बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते बल्कि स्मूथ हो जाते हैं, उनकी वैल्यू आहिस्ता 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 ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर आप बाईं तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 मुख्तलिफ ग्राफ नज़र आ रहे हैं। एक नज़र आ रहा है b की पावर x का और दूसरा ग्राफ आपको नज़र आ रहा है log b x का। तो यहाँ पर आप देखें कि एक्सपोनेंशियल जो है, जब जॉन नेपियर ने लॉग को कैलकुलेट किया और वेरीफाई किया, उसके बाद उसके कुछ अरसे बाद जो साइंसदान आए उन्होंने बताया कि लॉगरिदम एक्चुअली एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है। तो आप जब एक्सपोनेंशियल लेते हैं, आप पावर्स लेते हैं किसी भी नंबर की, लॉगरिदम उसका इन्वर्स है। और आपको यहाँ पर ग्राफ पे नज़र भी आ रहा है b की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। जब आप एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आती है और जब आप लॉग लेते हैं तो आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल जब हम लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन लॉग में ये वैल्यू इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती। ये भी एक हमें फ़ायदा है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे का इन्वर्स हैं। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल्स के साथ यही कैलकुलेशन करना चाहते तो जॉन नेपियर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से वैल्यूज़ अपनी बढ़ा लेते हैं, जबकि लॉग्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर लॉग कितने आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर log 2 दिखाता हूँ, log 2 बेस 2, और वो 8 का। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो log बेस 2 हमने यहाँ पर देखा है, और अगर मैं 2 का log लूँ तो वो 1 है। log बेस 2 अगर 4 का लूँ तो वो 2 है, log बेस 2 8 का लूँ तो वो 3 है, log 2 16 का लूँ तो वो 4 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स है। 2 की पावर 1 ले तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2। तो आप ये देखिए कि ब्लू कलर पावर जो है इसकी वो log की वैल्यू दिखा रहा है। अगर 2 की पावर 2 लें तो फिर क्या आएगा आंसर, 4। तो अब आप देखें 2 और 4 का log जो है वो 2 है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 जो है वो 4 के बराबर है, और अगर log 4 लूँ मैं 2 का तो आंसर 2 आएगा। और आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें, ये ब्लू कलर की पावर है और वही पावर 4 के log का आंसर आ रहा है। इसी तरीके से अगर 2 की पावर 3 देखें तो 8 है, और अगर मैं 8 का log दूँ तो क्या आएगा, 3। अगर 2 की ताकत 4 है तो आंसर मेरे पास 16 है, और अगर मैं 16 का log लूँ बेस 2 क्या, तो आंसर क्या आएगा, 4। देखें 4। आप जो भी पावर लेंगे, अगर आंसर जो आएगा उसका अगर आप log लें तो आपके पास वो पावर आ जाएगी। तो हम इस तरीके से चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 किस्म के लॉग्स होते हैं। एक log वो होते हैं log a बेस टू n, और अगर मैं n को निकालना चाहूँ, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, तो a की पावर अगर x कर दें तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, एक्सपोनेंट आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 2 भी आ सकता है, a की जगह आप बेस 2 का ले सकते हैं, बेस 3 का, बेस 4, बेस 5, किसी बेस का भी ले सकते हैं। कॉमन log होता है जिसे log n = x कहा जाता है। ये 10 बेस 10 का log होता है। अगर मैं नीचे बेस 10 कर दूँ तो अब क्या होगा, मैं 10 की पावर 1 लूँ, 10 की पावर 2 लूँ, 3 लूँ, जिस तरह 2 की बात की थी। इसी तरीके से अगर 10 की पावर्स में हम चले जाएँ, बेस 10 में चले जाएँ, तो हमारे पास कॉमन लॉग आ जाएगा। एक तीसरा लॉग भी है जिसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। इसको ln से डिनोट किया जाता है, और ln की वैल्यू जो है उसमें हमारे पास एक नंबर आता है जिसे आइलर नंबर कहते हैं, और उसका एक्सपोनेंट लेते हैं, उसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ हम लेते हैं। आइलर नंबर एक इर्रेशनल नंबर है
जो कि हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसकी वैल्यू 2.718 है। लेकिन इसकी एक्सपोनेंशियल वैल्यू यानी इसकी पावर 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से हम नेचुरल लॉग। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि लॉग क्यों बनाए गए। मैं इस वक्त पूरी यूनिवर्स का डायमीटर ले रहा हूँ। ये मेरे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और इसका जो डायमीटर है वो है 10⁻50 यूनिट्स मैं आपको नहीं बता रहा। तो मेरे पास एक स्केल आ जाएगा जो 10⁻0 यानी 1 से शुरू होकर 10⁻50 तक चला गया, और मैंने उसमें एक पॉइंट लोकेट करना है जो कि है 1000। बहुत छोटी वैल्यू। क्या आप इसके लिए ग्राफ बना सकते हैं? अगर आप इसके लिए एक लीनियर ग्राफ बनाएंगे, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे, एक लीनियर ग्राफ बनाएंगे, तो उस पे जब आप 10⁻50 को शो करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बराबर स्केल देना पड़ेगा हर चीज़ को, तो ये पॉइंट ग्राफ से बहुत बाहर चला जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 4, 5 इस तरीके से इसको लेता जाऊँ, तो मेरे पास 10⁻3 जो मैंने शो करना है वो मैं यहाँ पर शो करूँगा, पर ये ग्राफ आगे चला जाएगा। हमें नॉन लीनियर ग्राफ लेना पड़ेगा, और लॉगरिदम्स में हमें फ़ायदा ये होता है कि हम नॉन लीनियर ग्राफ ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर ग्राफ लेता हूँ और वो ग्राफ आ जाता है एक्सपोनेंशियल, तो जब हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेंगे तो वो शुरू में तो कम वैल्यूज दिखाएगा, लेकिन जैसे हम एक्स एक्सिस पे आगे जाएंगे तो एकदम उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो भी स्केल से बाहर चला जाएगा। तो नॉन लीनियर ग्राफ में भी मसला आ रहा है कि हमने जब एक्सपोनेंशियल का ग्राफ लिया तो ये भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। अब हम 10⁻50 पे तो आ चुके हैं, लेकिन जब हम और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेंगे तो ये ग्राफ नाकाफ़ी हो जाएगा। और इसकी वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इनको मल्टीप्लाई करना, 10⁻50 को मल्टीप्लाई करना, इसकी कैलकुलेशंस करना, इसके लिए कंप्यूटर्स के एल्गोरिदम्स बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब एक तीसरी चीज़ और वो ये कि मैं इसका लॉग ले लेता हूँ। अगर मैं लॉग लेता हूँ तो लॉग क्या करता है? लॉग बहुत अहम काम ये करता है कि वो छोटी वैल्यूज़ को बढ़ा देता है और बड़ी वैल्यूज़ को कम कर देता है। तो आपके पास एक स्केल ऐसा आता है जिसमें आप छोटी वैल्यूज़ को भी उतनी इंपॉर्टेंस और उतने आराम से देख सकते हैं और बड़ी वैल्यूज़ को भी उतने आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपको लॉग अगर 10⁻3 ये नज़र आ रहा है, तो लॉग 10⁻50 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बल्कि वो भी कुछ ऐसी ही होगी, इसके करीब करीब ही होगी। इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर बहुत बड़े स्केल्स को हमने रिप्रेजेंट करना है। मसलन हम जब ज़लज़लों की मेजरमेंट लेते हैं, जिसको हम एक डिवाइस के ज़रिए, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, सिस्मिक वाइब्रेशंस होती हैं जो अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होती है, हम उनको मेयर करते हैं। और जब हम उनको मेयर करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको मैप भी करते हैं और फिर ये पता लगाते हैं कि ज़लज़ला कितना बड़ा था, अर्थक्वेक कितना बड़ा था। तो आपके पास एक टेबल आता है और इस टेबल को हम रिचर स्केल कहते हैं। रिचर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये टेबल बनाया, और इसमें हर ज़लज़ले को हम एक नंबर देते हैं 1 से लेकर 10 तक। सपोज अगर किसी जगह खुदा न खास्ता 6 नंबर का ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक की जो रिचर स्केल है उसकी वैल्यू 6 है, और एक और जगह 7 स्केल का है, तो इनके बीच में 10 टाइम्स फ़र्क होगा। यानी जो वैल्यू इसकी होगी, जितनी शिद्दत इसकी होगी, 7 स्केल का जो ज़लज़ला होगा वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। इसी तरीके से अगर रिचर स्केल पर उसकी वैल्यू 8 है, तो वो 6 स्केल वाले ज़लज़ले से 100 टाइम्स बड़ा होगा, 9 वाला 1000 टाइम्स बड़ा होगा, और अगर इससे आगे जाएंगे तो वो और भी बढ़ता जाएगा। और इस तरीके से हम ज़लज़ले को मेजर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ बताते हैं। इसी तरीके से हम पीएच स्केल की बात करते हैं। पीएच स्केल में देखें तो हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर रहे होते हैं। आप इस स्केल को देखें, ये स्केल 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 10⁻⁻14 तक। तो 10⁻0 से शुरू होकर 10⁻⁻14 बहुत बड़ा स्केल है। इसको क्या किसी ग्राफ पे बना सकते हैं? अगर आप फॉर्मूले पे देखो तो यहाँ पे हमने लॉग का यूज़ किया, तो जब से ही हमने बेस 10 लॉग यूज़ किया तो ये वैल्यू आ गई 0, 1, 2, 3, 4 और 14 तक। तो पीएच स्केल की जो वैल्यूज़ होती हैं हम 0 से 14 तक इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी बेसिक या अल्कलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको ये ड्रॉ करना पड़ता तो आपके लिए कितनी मुश्किल थी, लेकिन लॉग ने इस बड़े स्केल को कितना आसान बना दिया। इसी तरीके से जब हम साउंड के लेवल्स मालूम करते हैं, इंटेंसिटी मालूम करते हैं, तो वो हमारे पास वॉट्स में आती है। जो कमज़ोर तरीन साउंड होता है वो 10⁻⁻12 वॉट्स का होता है, और जो बहुत ज़्यादा साउंड होता है वो
100,000 वॉट्स का होता है। तो आप स्केल देखिए कि आप कोई ग्राफ बना सकते हैं जो 10⁻⁻12 से लेके 100,000 वॉट्स तक का एक ग्राफ हो और उसमें आप सारी वैल्यूज़ भी दिखा सकें। हम इसको लॉगरिदमिक स्केल में लेके आते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0 और जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है 170। अब हम इजीली बता सकते हैं जब इंसान बात करता है तो वो 70 dB पे बात कर रहा है। dB इसका यूनिट है। कंप्रेसर जब किसी भी केमिकल प्लांट पर चल रहा होता है तो वो 120 dB की नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है और टरबाइन इंजन 160 dB नॉइज़ लेवल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा स्केल बना लिया एक बहुत बड़ी रेंज से। क्लॉड शैनन ने लॉग्स को एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन थ्योरी में भी इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब हम कायनात में मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर भी हम स्पेस में एस्ट्रोनॉमी में भी लॉगरिदम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि लॉग ने हमारी कैलकुलेशंस को और कंप्यूटर की कैलकुलेशंस को कितना आसान बनाया और लॉग में हम छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को कैसे वाज़े तौर पर एक ग्राफ में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए।